ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज दुनिया में जाए। और उसके बाद क्या हुआ सर? होम मिनिस्टर साहब 1 मिनट बैठ गया। मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं, मुझे लिख कर दे दे कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने में टप से कर दूंगा। बैठो बैठो ना। आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि आप पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें करते हो उसका इंपैक्ट क्या जाता है? देश में एलपीजी की कोई समस्या नहीं है। अगर देश में समस्या है भ्रम फैलाने का, वो एलओपी की समस्या। और पंजाब सरकार को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो सीधे सीधे उस मंत्री भुल्लड़ को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। स्मार्ट सिटीज का इतना पैसा गया है, लाखों करोड़ हजारों करोड़, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा है? 4 दिनों के ब्रेक के बाद आज संसद फिर शुरू हुई और आज का दिन थोड़ा अलग भी रहा। काम भी हुआ और बीच बीच में सियासत का तापमान भी चढ़ता उतरता रहा। स्पीकर ओम बिरला ने क्या कहकर सांसदों को चुप करवा दिया? गृहमंत्री अमित शाह ने किस पर सीबीआई जांच बिठवाने की बात कह दी? मिडिल ईस्ट पर भारत का रवैया कैसा बता गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? और क्यों सरकार पर भड़क उठी स्वाति मालीवाल? सब बताएंगे डिटेल। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप देख रहे हैं संसद की बात। चलिए शो की शुरुआत करते हैं पहले लोकसभा से। आज लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत एक गंभीर और भावुक पल से हुई। 23 मार्च 1931 को शहीद हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सदन में श्रद्धांजलि दी गई और कुछ देर का मौन रखकर उन्हें याद किया गया। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ और एक एक कर कई अहम मुद्दे उठाए गए। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने दिल्ली एनसीआर, मुंबई और गंगा बेसिन में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि एयर शेड मैनेजमेंट जैसे बड़े स्तर पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए। I want to ask the honorable minister what steps the government has taken so far in view of airshed management approach and how effective are those steps in tackling the issues of raising air pollution in Mumbai, Delhi NCR and Ganga basin areas. इसके बाद सलेमपुर से सपा सांसद रामशंकर राजभर ने सहारा निवेशकों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा एक गांव में रिफंड पोर्टल सही से काम ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे में लोगों का पैसा कैसे वापस मिलेगा? देखिए। सहारा निवेशकों का पैसा जो जमा धन है महोदय, कुछ स्कीमों का कुछ पैसा आप भुगतान कर रहे हैं, लेकिन जब तक सभी सहारा के सभी स्कीमों के सभी पैसे नहीं भुगतान होंगे तो मध्यम आय वर्ग का आदमी घर कैसे बनवा पाएगा, कैसे खरीद पाएगा? बेटी की शादी है, पैसा ये जमा है, कोई उपाय करिए। और सहारा में जो लाभुकों का जो पैसा जमा है, चाहे वो जिस भी स्कीम में गरीब आदमी ने भरा है, और उसको जरूर कोई दूसरा पोर्टल करिए। आपके पोर्टल गांव में चल नहीं रहे हैं मैडम, पोर्टल गांव में चल ही नहीं रहे हैं, नेटवर्क नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए मध्यम आय वर्ग में इसको कोई उपाय करिए। मैं आपके संज्ञान में डालना चाहता हूं। प्रश्नकाल के दौरान ही भिंड से बीजेपी सांसद संध्या राय ने अवैध रेत खनन और वन माफियाओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि सरकार के पास कानून है लेकिन जमीन पर कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? बताना चाहती हूँ कि मेरे लोकसभा के दोनों जिले भिंड और दतिया जो कि सिंध नदी से जुड़े हुए हैं और सिंध नदी के किनारे एक बड़ा हिस्सा दोनों जिलों का वन विभाग का है। हमारी सरकार लगातार वन विभाग को और नदियों को बचाने का संरक्षण कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से बताना चाहती हूँ कि कुछ आपराधिक तत्व लगातार सिंध नदी से लगातार वन विभाग के होते हुए अवैध रेत के खनन से नदियों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, वनों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है। तो ऐसे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहती हूं कि हमारी सरकार कोई ठोस जवाब में पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं और कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल वही रह गया कि अगर सब कुछ है तो समस्या खत्म क्यों नहीं होती? देखिए। नदी के किनारे की कटान की भी बात आपने माननीय सदस्य ने कहा है और वन की भी बचाने की संरक्षण की बात कही है। तो रेत माफिया हो या वन माफिया हो, उसके लिए प्रदेश सरकार के पास सारे कानून उपलब्ध हैं जिसके द्वारा वो ऐसे गतिविधियों को रोक सकते हैं। इसके साथ ही प्रश्नकाल खत्म हुआ और फिर सियासत ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। विपक्ष ने कमर्शियल एलपीजी की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा कि इस मुद्दे को पहले उठाया जा चुका है और सरकार इस पर विचार कर रही है। यानी आज शोर शुरू होने से पहले ही
रोक दिया गया। देखिए श्री आइटम नंबर 2 आपका एलपीजी का विषय आपके नेता ने उठा दिया है। उस विषय को सरकार गंभीरता से उस पर कार्रवाई कर रही है। बैठो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पेश करने की अनुमति मांगी, लेकिन कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि इस बिल के जरिए कई अहम फैसले सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पर छोड़ दिए जाएंगे, जो ठीक नहीं है। सुनिए। Such as NFRA or on broad and undefined grounds like public interest. In sum, Mr. Speaker, sir, the bill in its present form undermines the constitutional balance between the legislature and the executive, dilutes parliamentary oversight, and raises serious concerns regarding arbitrariness, accountability, and the rule of law. In light of these concerns, I strongly oppose the introduction of this bill. बहस बढ़ी और जब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजने की बात आई तो गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष ने तो कभी जेपीसी की मांग ही नहीं की थी। यानी यहां भी बहस कम, सियासत ज्यादा। देखिए उसमें ये बिल बढ़ा है तो माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे हैं। पर्दा साहब, विपक्ष को क्या हुआ है? इन्होंने डिमांड ही नहीं की कमेटी को देने की। जब मंत्री महोदय स्वयं कमेटी को दे रही कि ये नहीं ये दो, ये नहीं ये दो। अरे भाई, नेता का होता है मगर इतना नहीं होता है। इतना काहे को असर हो जाता है आप लोगों को? आखिरकार वोटिंग हुई और प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। इसके बाद 0 आवर शुरू हुआ, जहां मुद्दे और सीधे हो गए। अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने पंजाब में एफसीआई गोदामों में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। देखिए सर, देखिए पंजाब में टेंडर निकले एफसीआई के वेयर हाउस के, और वहां का एक मंत्री 50,000 मीट्रिक टन के टेंडर लेना चाहता था। उसने दबाव बनाया पंजाब का मिनिस्टर, उसने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर। 20,000 टन तो उसको मिल गए, 30,000 टन किसी और को मिल गए। सर 8 महीने प्रोसेस लेट हुआ उसका। और उसके बाद क्या हुआ सर? होम मिनिस्टर साहब 1 मिनट बैठिए, आपकी प्लीज सर, प्लीज सुन के जाइए। और तभी अचानक गृह मंत्री अमित शाह खड़े होकर बोले, अगर पंजाब के सभी सांसद लिख कर दें तो वो सीबीआई जांच बिठाने को तैयार है। देखिए सर उसके बाद उसको बुलाया गया। एक मिनट सुनो तो। मान्यवर मुझे बैठने के लिए कह रहे हैं। ये जो मसला है ये पंजाब राज्य का है। कांग्रेस, अरे सुनो ना, पंजाब के सारे सांसदों से मेरा निवेदन है, मुझे लिख कर दे दे कि इसको सीबीआई को ट्रांसफर करने में टप से कर दूंगा। इसके बाद यूपी के डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश भर में 12 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सम्मानजनक मानदेय, नियमित सेवा और मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। देखिए, और आज जो उनका मानदेय है, और ये केवल एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मातृत्व लाभ सभी महिलाओं को, अगर मातृत्व लाभ का 26 सप्ताह का अवकाश मिलता है, लेकिन आंगनबाड़ी की बहनों को अगर वो गर्भवती हैं और बच्चे की डिलीवरी होती है तो ये मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 जो हमारी सरकार ने पास किया, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश की आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं के मानदेय और नियमितीकरण, उनको मातृत्व लाभ का अवकाश मिलना चाहिए। धन्यवाद। 0 आवर खत्म हुआ और सदन दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गया। 2 बजे जब कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सदन में बोले। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर भारत का रुख साफ किया। कहा कि हालात चिंताजनक हैं और इस युद्ध ने भारत के सामने कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत पूरी तरीके से तैयार है और संसद से एकजुट संदेश दुनिया तक जाना चाहिए। देखिए, भारतीय क्रू मेंबर्स की संख्या भी बहुत अधिक है। ऐसे अलग अलग कारणों के चलते भारत की चिंताएं स्वाभाविक रूप से अधिक है। इसलिए ये आवश्यक है कि भारत की संसद से इस संकट को लेकर एक मत और एकजुट आवाज
दुनिया में जाए। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने स्पष्ट किया कि इस जंग के कारण आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए देश तैयार है। पीएम ने कहा कि भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का विरोध किया है और कहा कि कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जलमार्ग में रुकावट स्वीकार्य नहीं है। सुनिए। और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो बातें सदन में कही जाती हैं उनका असर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पड़ता है, इसलिए जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। देखिए। आप दुनिया को झुठला रहे हो, IMF को झुठला रहे हो, वर्ल्ड बैंक को झुठला रहे हो। आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि आप पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें करते हो उसका इंपैक्ट क्या जाता है? दुनिया के बाजार में, दुनिया के IMF में, वर्ल्ड बैंक में, US में, UK में या अन्य देशों के साथ जिनके साथ हमारा व्यापार है, उनके सामने क्या जाता है कि भारत में तो विपक्ष का एक नेता उठकर बोला कि इनका डाटा ही फोर्स्ड है जी, इनका डाटा ही फोर्स्ड है। डाटा तो आपका फोर्स था। अब जरा सदन के बाहर का हाल भी सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या भ्रम फैलाना है और वो विपक्ष के नेता से जुड़ी है। देखिए। LOP कहाँ रहते हैं ये LOP जानते हैं। हमने कहा कि देश में LPG की कोई समस्या नहीं है। अगर देश में समस्या है भ्रम फैलाने का, वो LOP की समस्या। वह एक और बड़ा मामला पंजाब से सामने आया, जहां एक अधिकारी की आत्महत्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है। इस पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए जो आरोपी मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। यानी संसद के अंदर बहस और बाहर भी सियासत पूरे उफान पर थी। स्वाति मालीवाल को भी सुनिए। गगनदीप सिंह रंधावा जी का जो सुसाइड का मामला एक बहुत ही सीरियस केस है और पंजाब सरकार को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो सीधे सीधे उस मंत्री भुल्लड़ को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ उससे रेजिग्नेशन लिया गया, उसको अरेस्ट नहीं करा गया। गगनदीप जी का पूरा परिवार रो रो के भीख मांग रहा है, छोटी छोटी बच्चियां भीख मांग रही हैं कि मंत्री को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, पर अरेस्ट ही नहीं कर रहे। और पंजाब के जो सुपर CM बनते हैं अरविंद केजरीवाल जी, जो पंजाब सरकार के पैसों पर अय्याशी करते हुए नजर आते हैं, वो अब पूरी तरीके से गायब हैं, बिल्कुल चुप होकर बैठे हैं। वो कोई एक्शन क्यों नहीं करवाते? तुरंत भुल्लड़ को अरेस्ट करना चाहिए और ये मैटर CBI को ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि CBI को जांच करने की जरूरत है कि ये जो पैसा है करप्शन का, ये कहां कहां जाता था। अब आपको लिए चलते हैं राज्यसभा की तरफ। राज्यसभा में भी दिन की शुरुआत शहीद दिवस पर श्रद्धांजलि के साथ हुई। इसके बाद कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने एक अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी गठबंधन को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि इससे भारतीयों के डेटा की सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। देखिए। While this initiative may offer certain benefits such as access to secure supply chains, increased investments and advanced technologies, it also raises serious concerns that merit urgent discussion. The foremost concern relates to data privacy and sovereignty. If India is required to align with shared standards and systems under this coalition, there is a possibility that Indian data may be processed or governed through foreign platforms or frameworks. This raises critical questions about the effectiveness and the enforceability of the India Digital Personal Data Protection Act 2023. फिर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल डेटा से जुड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कंपनियां यूजर्स का बचा हुआ डेटा खत्म कर देती हैं, जो सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है, और सदन में 3 मांगे रख दी। देखिए। तो ये सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, ये कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, ये नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को
ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट, उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1-1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकूं। सर, बात कर रहा हूं सर। इसके बाद स्वाति मालीवाल ने महिला आयोगों की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में आयोग या तो बंद पड़े हैं या फिर खाली पदों की वजह से कमजोर हो चुके हैं। देखिए, देश में महिला आयोग 1992 में बने, लेकिन आज तक ना तो इनके पास पावर्स हैं, ना रिसोर्सेज और ना ही ऑटोनॉमी। पार्लियामेंट्री कमिटीज सालों से इन इश्यूज को पॉइंट कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स धूल खा रही हैं और महिलाएं न्याय का इंतजार कर रही हैं। सर, जून 2020 से झारखंड विमेन कमीशन बंद पड़ा है। आज दिल्ली महिला आयोग का भी यही हाल है। पिछले 2 साल से वहां भी ताला लगा हुआ है। प्रश्नकाल में कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने स्मार्ट सिटी और जलभराव का मुद्दा उठाया तो टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने प्रदूषण और पावर प्लांट्स को दी गई छूट पर सरकार को घेरा। यानी मुद्दे अलग अलग थे, लेकिन सवाल एक ही, व्यवस्था कितनी मजबूत है। देखिए, स्मार्ट सिटीज का इतना पैसा गया है, लाखों करोड़, हजारों करोड़, लेकिन उससे क्या फायदा हो रहा? कहीं कुछ नजर नहीं है, कहीं भी जल भराव ये संकट जो है हल नहीं हो रहा। तो जो आप और ऐसे राज्यों में हो रहा, आपने कहा राज्य सरकार जिम्मेदार, मैं ठीक है मानता हूं उसको, लेकिन कई जगह तो राज्य सरकारें डबल इंजन की सरकार, जहां आप ही की राज्य सरकारें वो नहीं मान रही है क्या? तो ये स्मार्ट सिटी का पैसा सीवेज ठीक करने के लिए पूरी आपके जमाने में होता था, सारा जो सीवेज ठीक करने का वो कितना पूरा हुआ और स्मार्ट सिटी का कितना धन जो है एक्चुअली खर्च हुआ? Effectively allowing unchecked highly toxic sulfur dioxide emissions. Sulfur dioxide emissions are acidifying water bodies, destroying aquatic life and choking cities with lethal smog. Does the government accept that this decision of exempting thermal power units from installing FDG system is worsening air pollution, damaging water bodies and endangering public health? How does the minister justify this large-scale regulatory dilution? And is it a case of the profits of industry outweighing the fundamental rights of citizens to clean air and clean water? दिन के अंत में राज्यसभा में अप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा जारी रही। वैसे तो गृह मंत्री अमित शाह को आज राज्यसभा में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 2026 बिल पेश करने का प्रस्ताव रखना था, लेकिन तय एजेंडा पूरा होने से पहले ही सदन को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो कुल मिलाकर आज संसद में काम भी हुआ, सवाल भी हुआ और कुछ जवाब भी मिले। अब देखना यह कि सिलसिला जारी रहता है या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, यानी कि बवाल वाली। आपका आज के संसद के बारे में क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो के लिए रिसर्च की थी हमारे साथी तरुण ने। मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।